बीएससी पार्ट थर्ड फिजिकल केमिस्ट्री यूनिट 1 में एड्जॉर्प्शन या अधिशोषण के पार्ट के अंदर हम सामान्य जानकारी ले चुके थे। उसके बाद हम नेक्स्ट शुरू कर रहे हैं अधिशोषण समतापी। अपने कोर्स में 2 अधिशोषण समतापी हैं, फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी और दूसरा है लैंगम्यूर अधिशोषण समतापी। इन दोनों के गणितीय निरूपण, प्रायोगिक सत्यापन तथा तुलना कोर्स में है और उसी को हम प्रारंभ कर रहे हैं। हेडिंग है फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी का प्रायोगिक सत्यापन। बाद में लेते हैं। फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी से प्रारंभ करते हैं। फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी, इसकी सामान्य जानकारी। इस समतापी में ठोस की सतह पर गैस के अधिशोषण का अध्ययन किया जाता है। इस अधिशोषण में अधिशोषक ठोस तथा गैस दोनों को स्थिर ताप पर पात्र में बंद कर दिया जाता है। बंद पात्र में ठोस की सतह पर गैस के कणों का अधिशोषण होता है, जिसमें समय के साथ अधिशोषण की दर घटती है तथा विशोषण की दर बढ़ती है, क्योंकि अधिशोषण ठोस की रिक्त सतह पर प्रारंभ होता है, जबकि विशोषण ठोस की सतह पर कणों की मात्रा पर निर्भर करता है, अर्थात अधिशोषित कणों की मात्रा पर निर्भर करता है, जो कि समय के साथ बढ़ते हैं और इसी के साथ अधिशोषण की दर घटती है। समय की परिस्थितियों में अधिशोषण की दर विशोषण की दर के हमेशा बराबर होती है। फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी के अनुसार बंद पात्र में साम्यावस्था पर ठोस की सतह पर अधिशोषित गैस की मात्रा x/m साम्य दाब के समानुपाती होती है। अतः अधिशोषण की मात्रा को हम प्रदर्शित करें तो उसको हम x/m के रूप में लिखते हैं, जहाँ x अधिशोष्य की मात्रा को दर्शाता है, m अधिशोषक की मात्रा को दर्शाता है। समय पर दाब P से प्रदर्शित किया गया है। चित्र में दर्शाया गया है m पदार्थ का द्रव्यमान या अधिशोषक का द्रव्यमान है। यह अधिशोषक कण को दर्शाया गया है और सूक्ष्म गोले जो किए गए हैं ये अधिशोषण को प्रदर्शित कर रहे हैं और यहाँ से निकलने वाले कणों को हम विशोषण कहते हैं, अर्थात खाली रिक्त सतह पर अधिशोषण हो रहा है और भरी हुई सतह में से कण पुनः गैस अवस्था में परिवर्तित होते हैं, इसमें विशोषण होता है। फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी ध्यान रखना है गैस पर ठोस पर गैस के अधिशोषण को प्रदर्शित करता है। अतः फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी परिभाषा से या उस प्रक्रिया से अधिशोषण की मात्रा x/m साम्य दाब के समानुपाती है जब ताप को स्थिर किया गया है, अर्थात बंद पात्र में स्थिर ताप पर किसी अधिशोषक पर अधिशोषण की दर या अधिशोषण की मात्रा x/m साम्य दाब के समानुपाती होती है। इसको हम इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, चूँकि समानुपाती का चिन्ह है तो इसको बराबर के चिन्ह में बदलने के लिए हम समानुपाती स्थिरांक k का उपयोग करते हैं और ये आ जाता है x/m बराबर k × p, जहाँ पर दिया गया k फ्रेंडलिक अधिशोषण स्थिरांक कहलाता है और यहाँ पर जो p प्रदर्शित कर रहे हैं p की घातांक x है, जो कि 1 से 0 के मध्य परिवर्तित होती है, जबकि यहाँ पर हमने p लिख रखा है जो संपूर्ण परास को प्रदर्शित नहीं करता है। समीकरण 1 की सहायता से ठोस की सतह पर गैस का अधिशोषण निम्न ग्राफ के रूप में दर्शाया जाता है। ग्राफ हम प्रदर्शित कर रहे हैं समीकरण 1 के रूप में x/m y अक्ष पर और साम्य दाब p अक्ष पर। तो 3 स्टेप में ग्राफ प्राप्त होता है, जिसके प्रारंभिक स्टेप के अंदर x/m k × p की घात 1 के बराबर होता है। कर्व बन रहा है उसमें x/m k p की घात 1/n पर निर्भर कर रहा है
और तीसरी परिस्थिति में ये ग्राफ x अक्ष के समानांतर हो जाता है और x/m अब दाब पर निर्भर नहीं करता है, अतः इसे हम प्रदर्शित करते हैं x/m बराबर k × p⁻0, जहाँ पर प्रदर्शित किया गया घातांक अर्थात 1/n जो दिख लिया गया है ये इकाई हो सकता है प्रारंभिक मानों के लिए या निम्न दाब पर, 1/n हो सकता है माध्यमिक दाब पर और 0 हो सकता है उच्च दाब पर। अर्थात 3 भिन्न दाब पर गैसीय अधिशोषण का वक्र प्रदर्शित होता है या अधिशोषण की मात्रा दाब के साथ परिवर्तित होती है। उपयुक्त ग्राफ से निम्न 3 निष्कर्ष निकलते हैं। पहला, निम्न दाब पर अधिशोषण की मात्रा साम्य दाब p के घातांक 1 के समानुपाती है, ऊपर ले चुके हैं हम प्रारंभिक परिस्थितियों में। अति उच्च दाब पर अधिशोषण की मात्रा दाब से स्वतंत्र है, अतः x/m = k × p⁻0। मध्य दाब पर अधिशोषण की मात्रा साम्य दाब p के घातांक 1/n के समानुपाती होती है, अतः x/m बराबर k p⁻1/n के रूप में समीकरण नंबर 4 लिखी गई है। समीकरण 4 को ही हम फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी कहते हैं, जहाँ पर दिया गया x अधिशोषित गैस की मात्रा या द्रव्यमान को प्रदर्शित करता है। दूसरा, m अधिशोषक का द्रव्यमान है और k समानुपातिक स्थिरांक को प्रदर्शित करता है और p साम्य दाब और n स्थिरांक को दर्शाता है। स्थिरांक n व k गैस की प्रकृति व ताप पर निर्भर करते हैं। तो सामान्य परिस्थितियों के अनुसार स्थिरांक हमेशा ताप पर निर्भर करता ही है, साथ ही यहाँ पर स्थिरांक प्रकृति पर गैस की प्रकृति पर भी निर्भर करता है। अधिक अधिशोषित गैसों के लिए इसका मान अलग होगा और निम्न अधिशोषित गैसों के लिए इसका मान भिन्न होगा। ये प्रक्रिया हम पहले प्रभावित करने वाले कारकों में ले चुके हैं कि जिन गैसों के द्रवीकरण की दर अधिक होती है उनके अधिशोषण भी अधिक होता है। फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी का प्रायोगिक सत्यापन। प्रायोगिक सत्यापन के लिए उदाहरण लिया गया है माइका या अभ्रक की सतह पर नाइट्रोजन का अधिशोषण और उसी की व्याख्या आंकड़ों के रूप में भी की गई है। समीकरण 4 जो कि फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी है, उसका लघु गुणक या लॉग लेने पर log x/m बराबर log k प्लस 1/n log p। यहाँ पर लिया गया लघु गुणक सामान्य लघु गुणक है जिसका आधार है 10। यह है समीकरण अर्थात समीकरण नंबर 5 y बराबर c प्लस mx प्रकृति की सीधी रेखा समीकरण है, जिसका ग्राफीय निरूपण तथा प्रायोगिक सत्यापन में उपयोग किया जाता है। इस y बराबर c प्लस mx प्रकृति की सीधी रेखा समीकरण में log x/m y के स्थान पर है, इसे y अक्ष पर रखते हैं, और log p x के स्थान पर है, इसे x अक्ष पर रखते हैं। स्ट्रेट लाइन आती है, सीधी रेखा आती है, जिसमें x का मान बढ़ने के साथ y का मान निरंतर बढ़ता है। इसे एक्स्ट्रापोलेट किया जाए तो ओरिजिन पॉइंट O से y अक्ष पर सीधी रेखा जहाँ कट रही है, इसके मध्य के अंतराल को हम इंटरसेप्ट या अंतखंड कहते हैं, और ग्राफ के अनुसार अंतखंड का मान log k के बराबर है। सीधी रेखा समीकरण में इस सीधी रेखा का ढाल 1/n के या घातांक के बराबर है, जो कि m के रूप में ग्राफ में प्रदर्शित किया गया है, और एक इसमें कमी है जो कि यहाँ ग्राफ में निरूपित की गई है कि उच्च दाब पर ये सीधी रेखा समीकरण log p के समानुपाती हो जाती है, जो फ्रेंडलिक अधिशोषण की कमी को दर्शाता है। अर्थात उच्च दाब पर यह समीकरण प्रभावी नहीं है। उपयुक्त प्रायोगिक विधि से ज्ञात n व k के मान सैद्धांतिक मानों से समानता दर्शाते हैं, अतः यह समतापी गैसीय अधिशोषण की व्याख्या करता है। बहुत महत्वपूर्ण है। गैसीय अधिशोषण की व्याख्या अगर करें तो इसमें n और k के मान प्रायोगिक मानों से समानता, सैद्धांतिक मानों से समानता रखते हैं। अब फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी की सीमाएं या
कमियां, जिसमें एक हमने बता रखी है, रिपीट होगी यहाँ पे। नंबर 1 पहली कमी है, यह समतापी निम्न दाब पर अधिशोषण की तो व्याख्या करता है, लेकिन उच्च दाब पर ग्राफ में सीधी रेखा से विचलन प्रदर्शित करता है, अतः यह उच्च दाब पर प्रभावी नहीं है। दूसरी कमी महत्वपूर्ण है, यह समतापी ठोस की सतह पर गैस के एकल परतीय अधिशोषण की व्याख्या आसानी से करता है, लेकिन बहुपरतीय अधिशोषण की व्याख्या नहीं करता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, केवल एकल परतीय अधिशोषण की व्याख्या करेगा, बहुपरतीय अधिशोषण की व्याख्या नहीं करता। वैसे ठोस पर गैस का अधिशोषण भौतिक अधिशोषण है और भौतिक अधिशोषण बहुपरतीय होते हैं, लेकिन फ्रेंडलिक अधिशोषण केवल एकल परतीय अधिशोषण की व्याख्या करता है, बहुपरतीय अधिशोषण की व्याख्या नहीं करता है। अब यही अगर फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी को हम विलयन से प्रदर्शित करें या विलयन से अधिशोषण हेतु प्रदर्शित करें तो क्या परिणाम आते हैं, क्या प्रायोगिक सत्यापन होता है। तो विलयन से अधिशोषण हेतु फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी, किसी विलेय के जलीय विलयन में ठोस अधिशोषक मिलाने पर विलेय के कण ठोस की सतह पर अधिशोषित होते हैं, अतः ठोस की सतह पर विलेय के अधिशोषण की मात्रा x/m विलयन में विलेय की सांद्रता c⁴n/1/n के समानुपाती होती है। बस इतनी सी बात है। पहले हमने बंद पात्र के अंदर ठोस और गैस और स्थिर ताप लिया था, फिर ठोस की सतह पर अधिशोषण की मात्रा ज्ञात की थी। यहाँ हम विलयन ले रहे हैं जिसमें विलेय विलायक में घुला हुआ है और उसी में हम अधिशोषक मिलाते हैं। यहाँ पर लिया गया उदाहरण 4 सक्रिय चारकोल पर एसिटिक अम्ल के जलीय विलयन से एसिटिक अम्ल के अधिशोषण की बात करते हैं। पहले हमने माइका पर नाइट्रोजन के अधिशोषण की चर्चा की थी, अब यहाँ पर हम सक्रिय चारकोल पर एसिटिक अम्ल के अधिशोषण की बात करते हैं। तो यहाँ अधिशोषण की मात्रा यदि x/m है और विलेय की सांद्रता या विलयन की सांद्रता c है तो 1/n वही स्थिरांक है जो p के घातांक के रूप में प्रयुक्त किया गया था, और इसे हम p की जगह c रख कर दर्शाएं तो समीकरण नंबर 6 उसी रूप में आता है, x/m बराबर kc⁴ 1/n। और इससे पहले दाब के रूप में लिया गया था तो kp⁴ 1/n आया था, जो कि माध्य दाब को प्रदर्शित करता है, और उसी का प्रायोगिक सत्यापन किया गया था। विलयन से अधिशोषण भी स्थिर ताप पर संपन्न होता है, अतः इसे फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी कहते हैं। पहले भी ताप स्थिर पर ठोस पर गैस का अधिशोषण और यहाँ विलयन से अधिशोषण भी स्थिर ताप पर संपन्न होता है, इसीलिए इसे फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी या आइसोथर्म कहते हैं। प्रायोगिक सत्यापन की बात करें, चारकोल पर एसिटिक अम्ल का अधिशोषण लेकर हम इसका प्रायोगिक सत्यापन कर सकते हैं, और ये BSc फाइनल के कोर्स में भी है जहाँ पर हम इसका प्रायोगिक सत्यापन करते हैं। समीकरण 6 का लॉग लेने पर log x/m बराबर log k + 1/n log c। यह समीकरण y बराबर c + mx प्रकृति की सीधी रेखा समीकरण है, जिसका ग्राफ ये निरूपण किया जा सकता है और प्रायोगिक सत्यापन किया जा सकता है, जिसमें हमने log x/m और log c के मध्य वक्र आलेखित किया है, जिसमें स्लोप 1/n के बराबर और अंतखंड log k के बराबर होता है। सिर्फ अंतर यहाँ पर log c की जगह log p ले लिया जाए तो गैसीय अधिशोषण के लिए, log c लिया जाए तो विलयन से विलेय के अधिशोषण के लिए फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी प्रयुक्त होता है। विलयन से अधिशोषण फ्रेंडलिक द्वारा आसानी से समझाए जा सकते हैं, जिसमें प्राप्त प्रायोगिक व सैद्धांतिक मान लगभग बराबर आते हैं। अब हम सेकंड प्रकार का अधिशोषण समतापी ले रहे हैं, लैंग-म्यूर अधिशोषण समतापी। यह अधिशोषण समतापी ठोस की सतह पर गैस के एकल परतीय अधिशोषण की व्याख्या करता है। वापस ध्यान देना, फ्रेंडलिक अधिशोषण समतापी एकल परतीय अधिशोषण को दर्शाता है,
और लैंगमियर अधिशोषण समतापी भी एकल प्रति अधिशोषण की व्याख्या करता है। इस अधिशोषण के लिए कुछ मुख्य अभिग्रहता या बिंदु है। उसमें से पहला है, ठोस की सतह पर गैसों का अधिशोषण ठोस के पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। नंबर 2, ठोस की सतह पर गैसों का अधिशोषण प्रारंभ में उच्चतम तथा समय के साथ घटता है, क्योंकि अधिशोषित पृष्ठ का क्षेत्रफल बढ़ने से रिक्त क्षेत्रफल घटता जाता है, और ऐसी स्थिति के अंदर प्रारंभिक अधिशोषण की दर अधिक और समय के साथ अधिशोषण की दर घटती है, क्योंकि अधिशोषण रिक्त सतह पर निर्भर करता है। जैसे जैसे गैसीय कण अधिशोषित होते हैं, रिक्त सतह का क्षेत्रफल घटता जाता है, अधिशोषण की दर भी घटेगी। दो प्रक्रम एक साथ चलते हैं, जिसमें संघनन या ठोस की सतह पर अधिशोषण होता जा रहा है, या दूसरा प्रक्रम साथ में चलेगा, अधिशोषित कण विशोषण भी दर्शा रहे हैं, अर्थात वाष्पीकृत भी हो रहे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर दो प्रक्रमों के आधार पर लैंगमियर अधिशोषण समतापी व्युत्पन्न किया जाता है। साम्य अवस्था पर अधिशोषण की दर व विशोषण की दर स्थिर हो जाती है, क्योंकि अधिशोषण की दर पृष्ठ की खाली सतह पर निर्भर करती है, जो अधिशोषण के साथ घटती है, जबकि विशोषण की दर अधिशोषित सतह या पृष्ठ पर निर्भर करती है, जो लगातार बढ़ती है। तो एक घटती जा रही है और एक बढ़ती जा रही है, तो एक ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब दोनों ही दरों का मान लगभग बराबर हो जाता है, उसी को हम साम्य अवस्था कहते हैं। गैसों के अणुगतिक सिद्धांत के अनुसार संघनन की दर साम्य दाब के समानुपाती होती है। ध्यान रखना है, संघनन की दर साम्य दाब के समानुपाती होती है। उपयुक्त बिंदुओं की सहायता से लैंगम्यूर द्वारा अधिशोषण समतापी व्युत्पन्न किया गया है। इसमें एक पॉइंट और जोड़ दिया जाए, दो पॉइंट हैं, छठा पॉइंट हम इसके साथ जोड़ सकते हैं कि अधिशोषण समतापी तभी प्रभावी है जब गैसें आदर्श व्यवहार दर्शाती है। नंबर 7, अधिशोषक की पूरी सतह पर ऊर्जा समान रहती है और अधिशोषित अणुओं के मध्य किसी भी प्रकार की अंतःक्रिया नहीं होती है। इन्हीं परिस्थितियों पर यह लैंगम्यूर अधिशोषण समतापी आधारित है और उसी के अनुसार हम इसका गणितीय निरूपण प्रदर्शित करते हैं। लैंगम्यूर अधिशोषण समतापी के अनुसार M से प्रदर्शित किया गया गोला अधिशोषक है और इसके बाहर की पृष्ठीय क्षेत्रफल या सतह पूरी रिक्त है, लेकिन उसमें से कुछ जगह हमने सूक्ष्म गोले कर रखे हैं, ये अधिशोषक को प्रदर्शित कर रहे हैं, और ये अधिशोषक इसके ऊपर धीरे धीरे अधिशोषित हो रहा है। इसमें डबल एरो ऊपर से नीचे की ओर M की सतह पर दिए गए हैं और दो एरो अधिशोषित अणुओं से बाहर की ओर दिए गए हैं। जो एरो अंदर की ओर रिक्त सतह पर दर्शाए गए हैं, ये अधिशोषण को दर्शा रहे हैं, और जो तीर ठोस पर अधिशोषित कणों से बाहर की ओर दर्शाए जा रहे हैं, ये भी शोषण को प्रदर्शित करते हैं। अर्थात अधिशोषण भी हो रहा है और विशोषण भी हो रहा है। इसमें अधिशोषण या संघनन अभी पहले बताया जा चुका है, ये साम्य दाब P के समानुपाती होता है। अधिशोषित क्षेत्रफल हम मान के चलते हैं थीटा है, और विशोषण वाष्पीकरण प्रदर्शित करने के लिए बाहर के एरो दिए गए हैं, और अधिशोषित होने वाला स्थान या क्षेत्रफल, तो मानकर हम चल रहे हैं कि अधिशोषित क्षेत्रफल जो कि अधिशोषक की सतह पर सूक्ष्म कणों से प्रदर्शित किया गया है, इसका क्षेत्रफल यदि थीटा है और इस M का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यदि इकाई है, तो अधिशोषित होने के लिए जो रिक्त स्थान शेष बचेगा वह स्थान होगा इकाई में से अधिशोषित क्षेत्रफल थीटा घटाने के बाद में, और इसी को हम पृष्ठ की खाली सतह कहते हैं। और चूंकि हम पहले बता चुके हैं कि अधिशोषण पृष्ठ की खाली या रिक्त सतह पर ही संपन्न होता है। इकाई क्षेत्रफल युक्त अधिशोषक का स्थिर ताप T पर यदि अधिशोषित क्षेत्रफल थीटा है, अर्थात इकाई क्षेत्रफल है और इकाई क्षेत्रफल में से अधिशोषित क्षेत्रफल थीटा है, तो
अधिशोषक के लिए रिक्त या खाली सतह का क्षेत्रफल शेष रहेगा वो इकाई में से थीटा घटाने के बाद 1 माइनस थीटा के बराबर होगा। अर्थात संपूर्ण क्षेत्रफल इकाई 1, अधिशोषित क्षेत्रफल थीटा और रिक्त स्थान जहाँ पर अधिशोषण होगा वह बचता है 1 माइनस थीटा। अधिशोषण की दर रिक्त स्थान के क्षेत्रफल व साम्य दाब पर निर्भर करती है। तो अधिशोषण की दर रिक्त स्थान के क्षेत्रफल अर्थात 1 माइनस थीटा पर निर्भर करेगी और साम्य दाब p पर निर्भर करती है। अतः हम लिख सकते हैं कि अधिशोषण की दर समानुपाती 1 माइनस थीटा इंटू पी दो कारकों पर निर्भर कर रही है। या हम इसको स्थिरांक के रूप में प्रदर्शित करें तो अधिशोषण की दर बराबर हो जाएगी k1 इंटू 1 माइनस थीटा इंटू पी। इसे समीकरण नंबर दिया गया 1, जहाँ पर लिया गया k1 समानुपातिक स्थिरांक है। ठोस की सतह पर गैसीय अधिशोषण प्रारंभ होने के पश्चात विशोषण भी प्रारंभ होता है। अतः विशोषण की दर अधिशोषित क्षेत्रफल के समानुपाती होती है। अतः विशोषण की दर समानुपाती हो जाएगी थीटा। हम ऊपर लिख चुके हैं कि संपूर्ण क्षेत्रफल इकाई क्षेत्रफल है, अधिशोषित क्षेत्रफल थीटा है और अधिशोषित क्षेत्रफल पर विशोषण की दर निर्भर करती है और रिक्त क्षेत्रफल पर अधिशोषण की दर निर्भर करती है। अर्थात विशोषण की दर समानुपाती हो जाएगी थीटा के। समानुपातिक स्थिरांक k2 रख दिया गया है और समीकरण नंबर कर दिया है 2। तो हमारे पास आ रहा है अधिशोषण की दर k1 इंटू 1 माइनस थीटा इंटू पी और विशोषण की दर प्राप्त हो रही है k2 इंटू थीटा। साम्य पर चूंकि अधिशोषण और विशोषण की दर बराबर होती है अतः समीकरण 1 और 2 के मान रख दिए जाएं तो k1 इंटू 1 माइनस थीटा पी बराबर k2 थीटा। k1p ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो k1p माइनस k1 थीटा p बराबर हो जाएगा k2 थीटा। पक्षांतर करने पर k1p बराबर k2 थीटा, इधर से माइनस का चिन्ह इधर आ जाएगा या मान इधर आ जाएगा तो प्लस में k1 थीटा p लिखा गया है और लास्ट में बचता है थीटा कॉमन लेने के बाद लेफ्ट साइड में k1p बराबर थीटा इंटू k2 प्लस k1p ये मान बचता है और इसी को सरल किया जाए तो थीटा बराबर बच जाएगा k1p अपॉन k2 प्लस k1p समीकरण नंबर 3, जहाँ पर दिया गया मान k1 और k2 स्थिरांक है समानुपातिक, पहले बता चुके हैं। अगर इन समीकरण 3 में k2 का भाग दे दिया जाए तो ये समीकरण परिवर्तित होकर इस रूप में दर्शाई जाती है जिसमें k2 अपॉन k1 की जगह इकाई लिखा गया है। यदि k1 अपॉन k2 को नया स्थिरांक अल्फा लिख दिया जाए तो समीकरण 3 पुनर्व्यवस्थित होकर परिवर्तित हो जाएगी थीटा बराबर अल्फा p बटा 1 प्लस अल्फा p। ये है समीकरण नंबर 4 और गैसों के अणुगतिक सिद्धांत के अनुसार भी हम इस प्रक्रिया को प्रदर्शित कर सकते हैं। अभी हम समीकरण 4 तक थीटा का मान अर्थात ठोस की सतह का वह क्षेत्रफल जो अधिशोषित क्षेत्र है उसको हम इस समीकरण से ज्ञात कर सकते हैं। अगली क्लास में हम इसके बाद प्रारंभ करेंगे जिसमें लैंगमुइर अधिशोषण समता P के कुछ बचे हुए पार्ट्स और उसके बाद इसका प्रायोगिक सत्यापन और फिर लैंगमुइर की और फ्रेंडलिक अधिशोषण समता P की तुलना करेंगे।